हेलो बच्चों, की हाल चाल। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जाए तो उसके कैपेसिटेंस पे, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आज हम लोग उसी के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को रखा जाता है तो वो पोलराइज हो जाता है और उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते वो पोलराइज हो जाता है और उसके चलते हम ये भी देखें कि डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे भी चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाता था। तो वो सभी के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। और याद होगा आप लोग को कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और उसको अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं, ये रहा एक्सटर्नल फील्ड, इस एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं तो उसके अंदर ये ई नॉट है, अंदर में क्रिएट हो गया, ये हमारा ई है। तो ई नॉट अपॉन के इक्वल होता है। ई इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन के, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट में अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होता है वो बाहर का फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो आज हम लोग उसी को पढ़ने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि सबसे पहले आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दो उसका प्लेट है, बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और ये एक्सटर्नल फील्ड है। एक्सटर्नल फील्ड का स्ट्रेंथ ई नॉट है। एक्सटर्नल फील्ड जो बाहरी फील्ड है उसका स्ट्रेंथ यहाँ पे ई नॉट है और इनसाइड में जो फील्ड क्रिएट हुआ है वो ई है। और सपोज मान लेते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है डी है, प्लेट्स का एरिया ए है, डाइलेक्ट्रिक का भी सरफेस का एरिया ए ही है और लेकिन डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस थोड़ा कम है, उसका थिकनेस है टी, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है स्मॉल टी। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को दो प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है वो ई इक्वल टू, हम लोग पढ़ चुके हैं, ई का फॉर्मूला ई नॉट अपॉन के होता है। मतलब अगर बाहर ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट है तो उसके अंदर में जो क्रिएट होगा वो ई नॉट अपॉन के होगा। तो हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ते। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे ई नॉट होगा और ई नॉट का वैल्यू आप जान रहे हैं, दो प्लेट्स है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, प्लेट्स के ऊपर स्टोर चार्ज प्लस क्यू है और दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू है। डाइलेक्ट्रिक पे जो चार्ज इंड्यूस होगा उसको हम लोग प्लस क्यू पी, यहाँ माइनस क्यू पी दिखाते थे और यहाँ प्लस क्यू पी, लेकिन अभी उससे लेना देना नहीं है। एक पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है, तो दो प्लेट्स के चलते जो एक फील्ड क्रिएट होगा दोनों प्लेट्स के बीच में प्लस क्यू और माइनस क्यू के चलते, वो नेट फील्ड हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो उस बेसिस पे आप यहाँ लिख सकते हैं Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितना इंड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, तो E का फॉर्मूला अंदर में जो प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलते हैं E इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। तो ई नॉट का वैल्यू ऑलरेडी जान रहे हैं, वो है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और बाई के करेंगे तो वो के को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बगल में डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। E इक्वल टू ई इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू रखते हैं, ऊपर ई नॉट का वैल्यू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट और नीचे में सिर्फ एक्स्ट्रा बगल में के लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक भी निकल गया और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल गया। तो इन दोनों चीज़ का यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। इस प्लेट्स और इस प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करने के लिए। तो अब आप एक बात को ध्यान रखेंगे जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर यूनिफॉर्म फील्ड में आपको फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है V इक्वल टू ई इंटू आर। तो इस यहाँ के बाद
एक रिलेशन आप जानते हैं E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड हो तो उस केस में E इक्वल टू सीधे फॉर्मूला लगाएंगे V बाई आर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल टू V बाई आर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो V इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे E इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इक्वल टू E इंटू आर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला का अभी हम लोग यूज करेंगे। देखिए होता क्या है, ये प्लेट से ये प्लेट्स के बीच में फील्ड ओवरऑल यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फील्ड E नॉट है, फिर यहाँ से यहाँ तक फील्ड E है, और फिर यहाँ से यहाँ तक फील्ड E नॉट है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, फिर उसके रिस्पेक्ट में यहाँ लो है, यहाँ उससे भी लो है, और यहाँ और लो है। पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल कंटिन्यूअसली घट रहा है, और चूंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का उधर ही है डायरेक्शन, यहाँ भी उधर ही है और यहाँ भी उसी तरफ है, तो एक तरफ होने के चलते इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक ऑर्डर में है। यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड में लगाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू आर, आर मतलब वो डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस में ये फील्ड लाई कर रहा है वो गैप। तो यहाँ और यहाँ यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी E नॉट है और यहाँ भी E नॉट है। तो इसका एक बार पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, और प्लस फिर इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, और अंत में दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ओवरऑल इस प्लेट से इस प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। तो इसलिए अब ये फॉर्मूला आप रफ वर्क के लिए ध्यान रखेंगे, इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम लोग अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकालते हैं। डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स फाइंड करेंगे। V इक्वल टू फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म फील्ड में, फॉर्मूला E इंटू आर होता है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे फील्ड कितना है, E है, और ये डिस्टेंस आप देखेंगे कि कितना दूर में ये E लाई कर रहा है, T थिकनेस में, T डिस्टेंस में लाई कर रहा है। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। V इक्वल टू ई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया और R के प्लेस पे T रखेंगे, प्लस अब बच गया, ये तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस के बीच में। ठीक है, अब हम लोग इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और इस रीजन का निकालेंगे। तो इस दो रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे E नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट इनटू, अब ये दोनों डिस्टेंस कितना होगा, तो ओवरऑल ये प्लेट से ये प्लेट तक टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे D है ना, D में T को आप माइनस कर लेंगे तो ये प्लस ये डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि ये हमारा आ जाएगा D माइनस टी के बराबर, D माइनस टी के इक्वल आ जाएगा। तो अब इसमें सारा पुट करेंगे। E का वैल्यू आप देखे थे पीछे, K A एप्सिलॉन नॉट। E मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका आया था Q बाई K A एप्सिलॉन नॉट इंटू T प्लस E नॉट का वैल्यू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी। तो इस तरह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस टोटल आ गया। सीधे ऐड कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिक्रीज ही होते जा रहा है, एक ऑर्डर में है तो सीधे आप दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, यही अपोजिट में रहता तो फिर एक प्लस होता एक माइनस, लेकिन एक ऑर्डर में फील्ड है तो सब ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कॉमन लेंगे, V इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और अंदर में बचेगा ब्रैकेट के अंदर T बाई के प्लस D माइनस टी, T बाई के
प्लस डी माइनस टी। तो हो गया, ओवरऑल सब ऐड होके इस तरह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया दोनों प्लेट कैपेसिटर के। दोनों प्लेट्स के बीच में कब, जब दोनों के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं। तो इस बेसिस पे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, D ठीक है, माइनस टी। देखिए इन दोनों में T कॉमन आ रहा है, ले भी सकते हैं कॉमन, नहीं भी ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इन दोनों में T कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। नहीं तो एक काम कीजिए, अभी हम लोग ऐसे ही रहने देते, बाद में अरेंज करेंगे। नाउ हम लोग को कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस एक प्रकार का कांस्टेंट, ठीक है, जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को बताता है, जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग बार बार पढ़े हैं, पहला ही फॉर्मूला था इस चैप्टर का, C इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू जो प्लेट्स पे चार्ज स्टोर है और ओवरऑल दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है जो ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं। Q बाई वी करेंगे तो Q ही है और V हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। जरा सा अरेंज करके लिख देंगे डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आप देखेंगे Q और Q यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो अब हमारा रिजल्ट है वो आ रहा है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये इस तरह से हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो पहले भी होता था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, लेकिन इस बार डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। जब आप टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है बीच में, प्लेट्स के बीच में, तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे याद रख सकते हैं और इसी फॉर्मूला को जरा सा और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। जैसे इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। टी कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, इसमें और इसमें टी कॉमन ले लेते हैं। टी कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा माइनस टी लिए हैं तो 1 बचेगा, 1 माइनस, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1 बाई के। इस तरह से इस फॉर्मूला को आप दोनों तरह से याद रख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, टी कॉमन लेने के बाद इस तरह से भी फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक डालने पे चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ा। इसको हम लोग ऊपर जरा सा लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। C इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। टी अगर कॉमन लिया जाए यहाँ से तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 बाई के, यहाँ बचेगा 1 बाई के। इस तरह से हमारा ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या हुआ है, आप जानते हैं के का वैल्यू, के जो है वो उसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है। के का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, एयर के लिए 1 होता है और कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी होता है। इसको आप रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी कह सकते हैं। इसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है। तो उस बेसिस पे अगर हम 1 बाई के का वैल्यू बोलेंगे तो वो 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है 1 माइनस 1 बाई के, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो 1 में आप 1 से छोटा टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 बाई के ये टर्म पॉजिटिव होगा। तो डी में ये कुछ टर्म जो है घट रहा है, कुछ डिक्रीज हो रहा है। याद कीजिए जब 2 प्लेट हुआ करता था और उस समय वहाँ डाइलेक्ट्रिक ड्राई एयर हुआ करता था या वैक्यूम है, तो उस केस में वहाँ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आप पढ़ चुके हैं, वहाँ पे फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया था। अभी आप देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक डालने पे इतना टर्म डिक्रीज हो रहा है और ये टर्म जो है पॉजिटिव टर्म है, तो डी में कुछ टर्म घट रहा है, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी डाइलेक्ट्रिक डालने पे चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भी चार्ज को स्टोर करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये एयर का केस है। ठीक है, प्लस माइनस इस केस में ये था कैपेसिटेंस, लेकिन अब जब आप इसको डाले हैं तो अब जो कैपेसिटेंस है वो बड़ा हो जाएगा। किससे, ये C
यानी कि C हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस जो है, जब एयर था तो उससे ज़्यादा, सिर्फ एयर था, एयर भी डाइलेक्ट्रिक है बट एयर के रिस्पेक्ट में एयर के अलावा कोई डाइलेक्ट्रिक अगर डालिएगा तो कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी बढ़ता ही चला जाएगा। तो यानी कि ये कैपेसिटी बढ़ जाता है डाइलेक्ट्रिक डालने पे, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये आता है। ठीक है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी that is capacitance increases when dielectric slab inserted between the plates। यानी कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालने पे उसका चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी, दैट इज उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं कुछ स्पेशल केस पे। फर्स्ट केस जिसका सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज होगा, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल्ड, अगर पूरा भर दिया जाए, मतलब कैपेसिटर में जो स्पेस है उसको कंप्लीटली भर दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा। जैसे ये दो प्लेट है और इसको आप कंप्लीटली फिल कर दिए डाइलेक्ट्रिक से, पूरा भर दिए डाइलेक्ट्रिक से, दैट इज कि डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस T है वो D के बराबर हो गया है। जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है T, वो दोनों प्लेट्स के बीच के गैप D के इक्वल हो गया है। उस केस में कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, और नीचे था फॉर्मूला, पहले वाला ही फॉर्मूला ले लेते हैं, D माइनस T था तो T के जगह भी D हो जाएगा, प्लस फिर T बाई K था तो फिर T के जगह D हो जाएगा। फॉर्मूला याद करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K, तो हर जगह T के प्लेस पे D डाल देंगे। आप गौर करेंगे D कैंसिल हो गया, K ऊपर जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये फॉर्मूला आ गया। यानी कि अगर कंप्लीटली फिल करते हैं तो कुछ नहीं सोचना है, जो एयर के लिए कैपेसिटेंस था या वैक्यूम के लिए था कैपेसिटेंस, बस उसको K टाइम्स इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पे आप बस लिखेंगे K टाइम्स इंक्रीजेज। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी कैपेसिटर में पूरी डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, तो कंप्लीट भर देते हैं, पहले था कुछ थिकनेस भरे थे लेकिन इस बार कंप्लीट भर देते हैं, तो उसमें डायरेक्ट जो एयर में था कैपेसिटेंस, ठीक है, C डाइलेक्ट्रिक इक्वल टू K टाइम्स K इंटू C एयर या C वैक्यूम, जो बोलिए, तो डायरेक्ट K टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि कैपेसिटेंस को डायरेक्ट K गुना कर देना है। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं, अब अगर आप कंडक्टर को फिल करते हैं, ये आप देख चुके हैं, अच्छे से समझ गए, डायरेक्ट K टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है, जैसे एक कैपेसिटेंस अभी इसका C है, अभी एयर है, इसके बीच में आप डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो अब इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा। कितना हो जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा, KC हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो कभी भी डाइलेक्ट्रिक डाल देने पे जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ जाता है। केस 2 में चलेंगे, व्हेन कंडक्टर प्लेट फील्ड, व्हेन कंडक्टर प्लेट placed inside कैपेसिटर। अगर कंडक्टर का प्लेट भर दें तो क्या असर पड़ेगा। दो प्लेट हैं, उसके बीच में आप एक कंडक्टर को डाल दीजिए। इस पिछली बार डाइलेक्ट्रिक था, अब एक कंडक्टर है। कंडक्टर का थिकनेस भी T है
अब कंडक्टर का के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के होता है वो इन्फिनिटी होता है, इसका जो के होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो उस केस में अब दोबारा फॉर्मूला आपको डिराइव नहीं करना है, बस जो भी मटेरियल है उसका मेन फॉर्मूला में के डाल देना है, उससे उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा कैपेसिटेंस का। एप्सिलॉन नॉट ए कंडक्टर का आप जान रहे हैं के जो है ना इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए नीचे क्या होगा, डी माइनस टी प्लस थिकनेस टी है, टोटल गैप डी है, थिकनेस टी है और प्लस टी बाई इन्फिनिटी। बस के प्लेस पे इन्फिनिटी डालेंगे। 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो उस केस में सी का फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा आ गया। किसके लिए, जब आप दो प्लेट्स के बीच में कंडक्टर को प्लेस कर दें तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आप गौर करेंगे, जब सिंपल एयर था या वैक्यूम था तो उस समय फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अभी भी डी में कुछ डिक्रीज हुआ है, डी माइनस टी हुआ है, यानी डेनोमिनेटर आपका घटा है। जब एयर था या वैक्यूम था तो उसमें घटा है यहाँ पे, इसका मतलब कंडक्टर डालने पे भी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो यानी सी कंडक्टर डालने पे भी कैपेसिटी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि फिर से मतलब चाहे आप कंडक्टर डालें, डाइलेक्ट्रिक डालें, चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अब इसी में अगर कंप्लीट फील्ड कर दिया जाए, इसी का हम लोग एक सब केस देखते हैं, इसी का एक सब केस देखते हैं। इफ कंडक्टर कंप्लीटली फिल्ड, अगर कंडक्टर को पूरा भर दिया जाए तो फिर वही बात है, टी डी के इक्वल हो जाएगा। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी के इक्वल हो जाएगा। आप पूरा भर दिए। देखिए ऐसे कैपेसिटर भी का जो प्लेट होता है वो भी कंडक्टर का बना होता है और उसके बीच में आप कंप्लीट कंडक्टर बना दिए। नेचुरल बात है कि अब वो पूरा एक कंडक्टर बन गया, पूरा कैपेसिटर ही एक कंडक्टर है। तो आप कंडक्टर में जानते हैं चार्ज डालेंगे तो उसके सरफेस पे स्टोर होता चला जाता है और इस केस में कैपेसिटेंस इन्फिनिटी चला जाएगा। T इक्वल टू डी डाल के देखेंगे तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस डी। तो नीचे डी माइनस डी आपका 0 हो जाएगा और नीचे 0 होने के चलते कैपेसिटेंस इन्फिनाइट हो जाएगा। कैपेसिटेंस इन्फिनाइट होने का मतलब है कि अब कैपेसिटेंस उसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। जितना बड़ा साइज का आप कंडक्टर लेंगे उतना ज़्यादा चार्ज को वो स्टोर करेगा। इस सेंस में C टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर पे भी डिपेंड करता है कि चार्ज कितना स्टोर होगा। एक मतलब आप जानते हैं कि एयर चार्ज को सरफेस पे रोक के रखता है, उसका भी एक रोकने का ताकत होता है। उससे ज़्यादा अगर आप चार्ज देंगे तो चार्ज लीक होने लगता है। तो ओवरऑल आप समझिए कैपेसिटेंस टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया और ये डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोग का पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैपेसिटेंस जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं टी थिकनेस का तो उस समय कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, जिसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। उसके बाद फिर आप देखिए कि ये पूरा भरने के बाद क्या होगा, सीधे के टाइम्स बढ़ जाएगा। पूरा डाइलेक्ट्रिक अगर फिल कर दें कंप्लीट, फिर उसके बाद आप देखिए कंडक्टर रखेंगे तो क्या होगा, उस कंडक्टर का के इन्फिनिटी होता है। उसी मेन फार्मूला में इन्फिनिटी डालिए, वो बेसिक फार्मूला है, उसमें इन्फिनिटी डालिए, फार्मूला कैपेसिटेंस का आ जाएगा। कैपेसिटेंस देखिए आपका बढ़ गया, यहाँ पे कंप्लीट फील्ड करेंगे तो कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स का टॉपिक आएगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।